गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे कि बीजगणित क्या होता है और कैसे इसके सवालों को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो बीजगणित को समझते हैं पहले कि बीजगणित है क्या। बीजगणित बीजगणित को अंग्रेजी में बोलते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा, ठीक है। तो बीजगणित की बात का अगर हम करें तो बीजगणित जैसे हम देखा है कि ये सबसे पहले जो बीजगणित प्रारंभ हुआ तो लगभग 1550 ईस्वी के पूर्व, यानी कि 1550 ईस्वी के पहले, यानी कि आज से लगभग अगर हम देख रहे हैं तो 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले बीजगणित का प्रारंभ हुआ। यानी कि जब से प्रारंभ माना जाता है, जब से मिस्रवासी थे, उन्होंने क्या किया कि जो अज्ञात संख्याएं थी, अज्ञात राशियां थी, उनको व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रारंभ किया। भारत में क्या है, भारत में हम देखते हैं, भारत में तो 300 ईस्वी के आसपास जो अज्ञातों को अक्षरों के माध्यम से, अक्षरों के द्वारा व्यक्त करना और व्यंजक बनाना एक आम बात थी, है ना। तो जैसे हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे, जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट थे, महावीर थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य द्वितीय थे, इन्होंने और अन्य भी गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणित में अपना योगदान दिया। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो अज्ञात अक्षरों के लिए एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं बीज या वर्ण। कौन सा नाम दिया था? बीज या वर्ण। ये अब इन्होंने क्या किया था उस समय कि जो रंगों के नाम थे, उन रंगों के नाम का जो पहला अक्षर था, है ना, पहला अक्षर था, उस अक्षरों का उन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया था। यानी कि जैसे मान लीजिए काला के लिए का शब्द का प्रयोग किया, नीला के लिए नी शब्द का, ये आपका अक्षर यहां पर लिया, है ना। तो ये शब्द जो है इस प्रकार के जो लिए, जैसे काला जो आपका शब्द है उसका ये अक्षर का और नीला का नी, पहला अक्षर लेकर के उन्होंने उसको व्यक्त करना प्रारंभ किया। बाद में और इन शब्दों को उन्होंने क्या किया? बीज या वर्ण कहा। अब हम सीखेंगे कि बीज क्या होता है ना। चलते हम सीखते हैं बीज क्या होता है। हम देखते हैं कि बीजगणित, तो बीजगणित में क्या है कि दो शब्द हैं। पहला शब्द है बीज और दूसरा शब्द है गणित। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें बीज का प्रयोग होता है उसे हम बीजगणित कहते हैं। लेकिन बीज किसे कहते हैं? बीज में जैसे आपने जो अज्ञात कोई संख्या थी, उस अज्ञात संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए गणितज्ञों ने क्या किया? हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिया। जैसे किसी राम के पास मान लो 10 आम थे, आपने कुछ आम उनको और दे दिए, टोटल आम आपके 14 हो गए। तो अब आपने कितने आम दिए? तो जो कुछ आम ने आपको दिए, तो कुछ शब्द के लिए उन्होंने क्या किया? एक अक्षर जो प्रयोग किया अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला का, उसी को हम बोलते हैं बीज, है ना। क्योंकि बीज क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये मटर। मटर में आप देखते होंगे जैसे ये दाने हैं, है ना, ये दिख रहा है ना, ये दाने है ना, ये दाने हैं। तो दाने में क्या है कि ये जो दाने होते हैं, तो अभी तो आप दाने बोलते हो, लेकिन अगर यही दाने
में आपको इसमें क्या पौधा दिख रहा है क्या? लेकिन इसमें पौधे के गुण हैं। जब इसको हम क्या करेंगे, जमीन में मिट्टी में दबा देते हैं तो ये अंकुरित होकर के क्या करता है, एक पौधा को जन्म देता है। यानी कि जो चीज हमको पता नहीं थी, यानी कि इसमें जो पौधा है इसमें हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही सवालों में जब हम किसी संख्या को ज्ञात करते हैं जो हमको पता नहीं रहती है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई अक्षर मान लेते हैं x। ऐसे ही इसमें जैसे बीज है, इसको हम जब दबा देते हैं तो इसी दाने को क्या करते हैं, उसमें जमीन में दबा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीज। अभी क्या बोलते हैं, मटर का दाना। जब इसको दबा देते हैं दाने को जमीन के अंदर तो उससे निकलता है पौधा, तो उसको क्या बोलते हैं, बीज। जैसे हम गेहूं का खेत में जाते हैं, है ना, गेहूं बोते हैं ना, तो उस समय क्या बोलते हैं, गेहूं के दाने बो रहे हैं, कि हम गेहूं का बीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं उस समय बीज। क्यों? क्योंकि बीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमको पौधा उससे हमको ज्ञात नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो उस पौधे को निकाल करके दिखाई देगा, देखो ये है, यानी कि इसके अंदर कुछ गुण थे बीज की, तो इसलिए इसको बीज कहते हैं। ऐसी जब हम सवालों में, जब हम कोई संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है और उसको हम मान लेते हैं, माना कि x या माना कि का या खा या गा या एक्स वाई जेड, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई अक्षर मान लेते हैं, तो जिस प्रकार से इसको हम बीज बोलते हैं उसी प्रकार से इसको जो हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं, है ना, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, बीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बीज क्या होता है। कि अंग्रेजी बीज में क्या होगा, कि जैसे बीज में जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई कॉमा जेड कॉमा मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे इत्यादि। और अगर मान लीजिए हिंदी वर्णमाला की अगर लेना चाहें तो हिंदी वर्णमाला की जो अक्षर होंगी, हिंदी वर्णमाला की कौन, जैसे का खा गा घा या रा ला, ऐसे हम अक्षर ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं बीज, है ना। और इन जो बीज होते हैं, यानी कि बीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, बीज किसी राशि को व्यक्त नहीं करते, वो क्या करते हैं, मात्र संख्या को व्यक्त करते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है, बीज जो होते हैं, बीज जो शब्द बीज होते हैं वो एक कुछ शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। किस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, एक कुछ शब्द है ना, कुछ शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ आम दे दिए, आपके पास पहले से 10 आम थे और कुछ आम हमने आपको और दे दिए, और टोटल आम आपके पास क्या हो गया, मान लीजिए 12 आम हो गए। आपके पास कितने आम थे, 10, हमने कुछ आम और दे दिए, यानी कि कुछ आम और आपको दे दिए, तो आपके पास हो गया 12। तो ये कुछ शब्द जो आया है, इस कुछ शब्द के लिए मान लीजिए हमने x आम दिए और आपके पास हो गए 12, है ना। तो अब ये इस x कितने आम हम आपको और दे दिए, कितने आम दिए, 2 आम और दे दिए, यानी कि जब ये 12 के बराबर हुआ है तो 10 पहले से थे। इसका हम कुछ शब्द होता है, कुछ शब्द के लिए जो हम अक्षर या वर्ण का प्रयोग करते हैं वही हमारा बीज होता है। अब हम देखेंगे कि जो बीज गणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। हम देखते हैं कि अलजेब्रा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, चलिए सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा जो शब्द है लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़्मी। ये बगदाद के कौन थे, एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अलजीबार वाल अलमुगवा लाहिर, है ना। ये चूंकि अरब क्षेत्र में है ना, अरब देश, तो वहां के बगदादी थे, तो वहां की भाषा में ये अलजीबार
बाल अलमुगा बाला शब्द से शीर्षक से इस अलजबरा का शब्द का उत्पन्न हुआ है ना। तो अब हम ये आगे चल करके ये सीखेंगे कि चलिए बीज गणित को कैसे हम समझते हैं। बीज हमने देखा था कि अज्ञात जो आपकी संख्या है उसको व्यक्त करने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बीज कहते हैं, चाहे वो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का हो चाहे आपका हिंदी वर्णमाला का हो। जैसे मान लीजिए दाने हमारे पास अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास दाने ये दिख रहे हैं ना, इसमें 1 ये 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास जो दाने हैं वो कितने 5 दाने थे ऐसे, ठीक है। लेकिन तो इनकी संख्या कितनी थी, हमने 5 थी क्योंकि दाने हमको पता थे। लेकिन अगर कहा जाए कि ये मटर की जो फलियां है हमारे पास ये वाली, तो इसमें कितने दाने हैं, इसको अगर आप छू करके देखेंगे तो अंदर इसके दाने हैं लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसको दाने को कैसे माना कि, तो मान लेंगे माना कि दानों की संख्या जो है कितनी है, मान लीजिए x है। अब इस मटर को हम खोल करके देखेंगे तो जितने इसमें दाने होंगे, जैसे दाने हमने खोल करके देख रहे हैं, तो ये दाने हमारे पास निकल करके आए हैं, ये कितने हैं 5, देखो 5 इसमें भी निकल करके आए, 5 दाने आए हैं, 3 2 5। तो इसका मतलब क्या होगा, x का जो मान होगा वो कितना हो गया 5 हो जाएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए अब ये दूसरी फलियां है, अब इसमें दानों की संख्या कितनी है, तो फिर से मान लीजिए इसमें दाने कोई दूसरा अक्षर, मान लीजिए दानों की संख्या मान लीजिए कितनी है 22 है। अब इस 22 का मान क्या होगा, 22 का मान कैसे पता चलेगा, तो 22 का मान पता तब चलेगा जब इस फलिया को हम क्या करेंगे खोलेंगे, क्योंकि इसमें दानों की संख्या जो हमने मानी थी वो 22 है। तो 22 का मान क्या है, जब इसको हम दाने को खोलेंगे, जब दाने को खोलते हैं तो हमारे पास जो दाने निकलेंगे इसमें से जो हमको पता नहीं थे, निकाल करके हमने देखे हैं, एक जो हमारे पास दाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो दानों की संख्या कितनी हो गई 8। तो जो हमारे पास दाने थे जो हमको पता नहीं थे, तो जो हमारे पास जो दाने दिखाई नहीं दे रहे थे फली, जब खोल करके देखा तो उसके बाई कितने आए दाने 4 4 8, है ना। तो 8 दाने हुए। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो x है, पहले संख्या दानों की संख्या 5 थी, अब दानों की संख्या हो गई 8, यानी कि जो हमने अक्षर माना है उसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बीज होता है उसका एक निश्चित मान नहीं होता है, उसका मान बदलता रहता है ना। जैसे आप खेत में कोई बीज डालते हैं तो जो पौधा निकलता है तो उसमें जो भी फल लगते हैं तो फलों की संख्या कोई निर्धारित नहीं होती है। इसी प्रकार से जैसे अभी हम कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम माना कि x या y मानते हैं, तो उसमें जो संख्या होगी जो निर्धारित उस सवाल में, तो किसी सवाल में मान लीजिए कोई जो संख्या होगी वो आएगी, दूसरे सवाल में अगर x मानते तो हो सकता है x की दूसरा मान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बीज है या वर्ण है वो उसका मान निश्चित नहीं होता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं हम कि जो हमारे दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, जैसे सवाल जो हमारे पास आते हैं तो जिसमें हमें संख्या पता नहीं रहती उन सवाल में, उस संख्या को जो सवाल में पूछी जाती है तो उसको हम क्या करते हैं अपने तरफ से अक्षर या कोई वर्ण को मान लेते हैं, उसी को हम बीज कहते हैं, उसको मान लेते हैं, उसका जो मान आता है वही हमारा उत्तर आ जाता है ना। सीखेंगे संख्या और अक्षरों की जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको समझते हैं कि मतलब अक्षर और संख्याओं की गणितीय संक्रिया क्या होती है। तो गणितीय संक्रिया में हमारे पास जैसे पहली संक्रिया आती है गणित की, मान लीजिए योग की संक्रिया। योग की संक्रिया का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 आम थे, x आम और आपके पास आ गए, तो अब कुल आम कितने हो गए,
है ना। जैसे मान लीजिए रमेश के पास आम कितने थे? 4। ठीक है। सुरेश ने राम को आम दिए कितने? मान लीजिए x आम उसने और दे दिए, यानी कि रमेश के पास 4 आम थे। सुरेश ने रमेश को आम x आम और दे दिए। तो रमेश के पास कुल आम कितने हो गए? रमेश के पास कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 4 थे पहले, x और आ गए। तो इसको हम धन चिन्ह लगा करके जब जोड़ने के लिए क्या करते? धन का प्रयोग। तो 4 धन x ही लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से योग की संक्रिया हुई। अब घटाव की संक्रिया में क्या करेंगे? अगर रमेश के पास 4 आम थे और अगर मान लीजिए सुरेश ने रमेश से x आम और ले लिए, उससे आम ले लिए, यानी कि 4 में से x घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? 4 ऋण x। ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि x ऐसे लिखा रहेगा। तो एक रूप में ये आपकी हुई कौन सी संक्रिया? घटाव की संक्रिया है, क्योंकि घटाव हुआ है, यानी कि अंतर। अब तीसरी संक्रिया जो है वो मान लीजिए आपकी गुणा की संक्रिया है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने कुछ आम दिए, फिर दूसरा कुछ आम आकर के, और ऐसे कितनी बार है? x कितनी बार जोड़ा? 1 2 3, मान लीजिए एक और, तो ये 4 बार आया है। तो 4 क्या होगा? 4 बार कितने? x। तो 4 बार, इस बार शब्द को हटा करके क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो 4 गुणित x, यानी कि क्या हो जाएगा? 4x। यानी कि कभी भी जब अक्षर हो, संख्या हो, गुणा किया जाए तो वो अक्षर संख्या ऐसी साथ में गुणा का चिन्ह हटा करके साथ में लिख देते हैं। ये हुई गुणा की संक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद भाग की बात करेंगे। भाग की संक्रिया में जैसे मान लीजिए आपके पास 20 आम है और x लोगों में आपको बांटना है। तो कैसे करेंगे? 20 बटा कितने? x। ठीक है। यहां पर क्या होगा कि x का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो बटेगा ही, क्योंकि आपको इसका मतलब बांटना ही नहीं। अगर मान लीजिए 22 आम थे और x लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तो 22 बटा, तो हम कैसे बांटेंगे? x लोगों में बांटना है, तो बांटेंगे कैसे? 22 बटे x, है ना। तो इस प्रकार से हम भाग की संक्रिया को कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी संख्या और अक्षरों की जो संक्रियाएं थी उनको सीखा। अब चलते हैं और कुछ सवाल लेकर के सीखते हैं। अभ्यास 5A कक्षा 6 गणित में हम देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। तो इस प्रश्न को जैसे हमने देखा कि शिक्षक के प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दे रहा है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास कक्षा में 5 लोग हों तो कितनी पेंसिल देगा?
एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल दी, अगर 5 विद्यार्थी हैं तो उसने कुल कितनी पेंसिलें देगा? एक को 3, फिर दूसरे को 3, 15, है ना? तो 15 पेंसिल देगा। तो इस कैसे पता चला? हमने क्या किया, 3 का 5 बार हमने 3 दिया तो 3 को हमने 5 से गुणा कर दिया, तो हमें मिल गया 3 × 5 = 15। तो इसी प्रकार से यहां पर शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, तो हम क्या करेंगे, तो शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी, तो शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल दे रहा है, तो कुल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, कुल पेंसिल जो शिक्षक ने शिक्षार्थियों को दी हैं तो वो कितनी हो जाएंगी, कुल पेंसिलें हो जाएंगी कितनी, 3 × x। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3x, है ना? ठीक, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है बुक में कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां पर देखो, पहला सवाल में 4 दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 उसमें आपके सवाल हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, अभ्यास 5 के। तो इसमें क्या है कि देखो, इसके 5 के सामने 5 लिखा है, 17 के सामने 17 लिखा है, तो ये यहां पर जो खाली बॉक्स दिख रहा है इसमें हमें बीज लिखना है। तो बीज माने कोई भी अक्षर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने x ले लेते हैं, है ना, जैसे हमने x ले लेते हैं, तो यहां पर हमने x लिख दिया और x का मान किसके लिए लिखा गया, इस 12 के लिए, है ना, क्योंकि x जो हमने बीज लिया है उसका मान क्या होगा, 12, है ना, ये 12 होगा तभी 5 जुड़ेगा तभी 17 हो जाएगा। तो इसका x का मान किसके लिए लिया गया है, 12 के लिए। अब यहां पर देखें, 40 ऋण 10 बराबर 30 लिखा है, तो 40 तो 40 के सामने लिखा है, यहां पर हमने बीच कोई अक्षर लिखेंगे, मान लीजिए x लिख दिया, तो x किसके लिए प्रयोग हुआ, इस x का मान क्या होगा, इसके बराबर, इस 10 के बराबर, तभी तो 10 में से 40 में से 10 घटेगा तभी तो 30 आएगा। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 10। यहां देखिए 35 / 5 बराबर 7, यानी कि 35 में 5 से भाग दिया तो 7 आ गया। अब फिर लिखा है यहाँ 35, तो 35 सामने लिखा ही है, लेकिन इस बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है, इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये x किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो 5 के लिए प्रयोग हुआ है ना कि। इस प्रकार से हमने अभी क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व किया है। अब हम अच्छा, ये चौथा हो गया, तीसरा रह गया, तीसरा और देख लो। तीसरा 4 × 6 बराबर 24, तो 4 × 6 बराबर 24, तो 6 किस स्थान पर, तो 6 लिखा है, तो इसके स्थान पर हमने x माना है, तो x का मान क्या है, 4 होगा, है ना। तो 4 × 24 बराबर, इसका मतलब है अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा को हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन से अभ्यास 5A का तीसरा क्वेश्चन। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपया दे दिए, यानी कि कुछ रुपया उसने दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्या माने जो हम x y z कोई अक्षर मानते हैं वर्णमाला का, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का, तो कोई भी अक्षर मान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ रुपए दिए, किसने, उसने, यानी कि रहीम ने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। जैसे आपके पास 10 रुपए थे, आपने अपने भाई को मान लीजिए 2 रुपए दे दिए, तो अब आपके पास कितना बचा, 8 रुपए बचा। तो जब आपने कुछ रुपए अपने में से दे देते हैं किसी को तो घटता है ना। तो इसी प्रकार से रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। अब जो हमने बताया था कि कुछ शब्द के लिए जो हम अक्षर संख्या मानते हैं, तो मान लीजिए रहीम ने रजिया को x रुपया दे दिए, है ना, यहां कुछ शब्द के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना कि रहीम ने रजिया को दिए कितने दे दिए, मान लीजिए x रुपया दे दिए,
तो इसका मतलब है कि रहीम के पास जो 10 रुपए थे उसमें से x रुपया क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो कम हो जाएगा, तो अब उसके पास कुल कितने रुपया बचे। अब रहीम के पास कितने थे, रहीम के पास कितने रुपया थे 10, और रहीम ने रजिया को x रुपया दे दिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से हल, तो यहां से रहीम के पास 10 रुपया थे, रहीम ने रजिया को x रुपया दे दिए, तो रहीम के पास कितने रुपए बचे, है ना। तो रहीम के पास बचे कितने, 10 में से x घट जाएगा, बचे इतने रुपया, बचे इतने रुपया उसके पास बचे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सीखते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। हमने बताया था कुछ शब्द जब सवाल में लिखा होता है तो आपको क्या करना है, एक अक्षर संख्या माननी पड़ेगी, चाहे x मानो चाहे y मानो, कुछ भी। तो एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ लगा देने पर, यानी कि एक बगीचा था उसमें कुछ पेड़ पहले से थे लेकिन उनकी संख्या आपको पता नहीं है। तो जिसकी पता नहीं है अज्ञात संख्या को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे या y मानेंगे, जो भी आपको वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर मानते हैं। तो लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई, यानी कि जब टोटल कुल पेड़ हो जाएंगे, पहले से मान लीजिए कुछ पेड़ थे उसमें 50 पेड़ और लगा दिए, है ना। तो अब कुल संख्या 120 हो गई। इस जो संबंध बना, इस कथन को अक्षर संख्या से व्यक्त कीजिए। तो अक्षर संख्या आप मानेंगे, तो अक्षर संख्या क्या होती है, जो आपके वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर, मान लीजिए x। तो हमने मान लीजिए यहां माना कि बगीचे में पेड़ों की जो संख्या थी, पहले पेड़ों की संख्या जो है x थी, अब उसमें 50 पेड़ और लगा दिए गए। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, कितने लगा दिए गए, 50। अब बाग में कितने पेड़ हो गए कुल, अब बाग में कुल पेड़ 120 होगा। कुल का मतलब है कि जो 120 है इन दोनों का योग होगा। तो बगीचा में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी हो गई, x धन 50। अब ये x धन 50 किसके बराबर है, वो कह रहा है 120 हो गए। तो x धन 50 बराबर क्या हो जाएगा, x धन 50 बराबर 120। ये हमारा कथन का एक संबंध आ जाएगा। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं, देखते हैं, है ना। अब हम सबसे पहले n का प्रतिरूप तैयार करने के लिए हम नियम बनाते हैं। क्या कि जैसे n का एक प्रतिरूप तैयार करने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। जैसे n हम बनाते हैं, तो जैसे n बनाते हैं तो n कैसे बनाते हैं, एक तीली ये लगेगी, दूसरी तीली ये होगी और तीसरी तीली ये होगी, है ना। तो एक प्रतिरूप तैयार करने के लिए हमें तीलियों की संख्या कितनी पड़ी, हमें 1 2 3। तो हम लिख दिया 3 गुणित 1, एक प्रतिरूप और 3 तीलियां। तो एक प्रतिरूप बनाने के लिए 3 तीलियां की जरूरत पड़ी। अब इसी प्रकार से n का 2 प्रतिरूप बनाना है, तो मान ली इस प्रकार की nn तैयार करने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। जब हम एक के लिए हमें 3 की आवश्यकता पड़ रही है तो 2 के लिए कितनी, 2 3 गुणित 2 तो 6। इसी प्रकार से
अगर हमें n के तीन प्रतिरूप बनाना है, तीन प्रतिरूप यानी कि n n n, तो तीलियों की संख्या कितनी, आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आवश्यक तीलियां कितनी होंगी? तीलियों की संख्या हो जाएगी 3 गुणित 3, कितनी हो जाएगी? 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितनी आपको, अगर हमारे पास x प्रतिरूप बनाए, n के x प्रतिरूप बनाते हैं, प्रतिरूप यानी कि n को कितनी, n n है ना, इस प्रकार के कुछ n डॉट 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 x प्रतिरूप बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा? n गुणित x, ये हो जाएगा xn, है ना, xn। तो ये हमारा एक नियम बन गया कि उसमें जितने हमें प्रतिरूप बनाना है, एक प्रतिरूप बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हमें n प्रतिरूप बनाना है तो उसमें हम x प्रतिरूप बनाना है तो हम उसमें x से क्या कर देंगे? सीधा गुणा कर देंगे, है। तो उससे हमारा तीलियों की कुल संख्या में पता चल जाती है। हम देखेंगे m के प्रतिरूप बना करके देखते हैं। तो हम देखेंगे कि m के प्रतिरूप बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ती है और उससे क्या नियम हम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक m की प्रतिरूप बनाते हैं, तो एक तीली, एक ऐसी, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, m का एक प्रतिरूप बनाने के लिए हमें 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब है, यहां हम लिख सकते हैं कि m का एक प्रतिरूप m बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि एक बना रहे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं 4 गुणित 1 बराबर कितना होगा? 4। यानी कि m का एक प्रतिरूप बनाने में हमें 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें m का 2 प्रतिरूप बनाते हैं, m के अगर हम 2 प्रतिरूप बनाएं यानी कि इस तरीके की m m, तो तीलियों की संख्या कितनी होगी? तीलियों की संख्या जो आ जाएगी हमारे पास कितनी होगी? 4 गुणित 2 यानी कि 8 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर m का 3 प्रतिरूप बनाते हैं, किस प्रकार से? m m m, तो ये जो हम तीलियों की आवश्यकता या तीलियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 3 बना रहे हैं तो 3 का गुणा, 4 तिया 3 चौक 12 या 4 तिया 12। इसी प्रकार से यदि हम m का x प्रतिरूप बनाएं तो तीलियों की संख्या कितनी होगी? हम देख रहे हैं कि गुणा करना पड़ रहा है, तीलियों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 4 गुणित x, यानी कि हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम बन करके आया कि m को प्रतिरूप बनाने के लिए कि जितने भी अगर हमें m की प्रतिरूप बनाना है उतने में हमें 4 से क्या करना है? गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये अभ्यास 5 एक प्रश्नों को हल करना सीखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।